आइए एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचते हैं। हम्म। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी बड़े बैंक को दिवालिया होने से बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। अच्छा, मतलब भारी कर्ज ले लेता है और एकदम पसीना बहाता है। हाँ, बिल्कुल। और जब वो बैंक बच जाता है तो उस इंसान को उम्मीद होती है कि कम से कम उसे उसका पैसा वापस मिलेगा या थोड़ा सम्मान मिलेगा। जो कि बहुत ही लाजमी सी बात है। हाँ, लेकिन होता इसके एकदम उलट है। वो बैंक उस इंसान के सारे अकाउंट ही फ्रीज कर देता है और तो और उसके सिर पर बंदूक तान देता है ताकि वो अपने हक का पैसा भी न मांग सके। बाप रे, ये तो किसी हॉलीवुड थ्रिलर का प्लॉट लग रहा है ना। लेकिन असल में 1919 के भारत में और खास तौर पर पंजाब में ये एक बहुत ही कड़वी ऐतिहासिक सच्चाई थी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और ये कड़वी सच्चाई सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं थी। इसने सड़कों पर सचमुच खून की नदियां बहा दी, जिनमें ब्रिटिश संसद की पुरानी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, महिलाओं के साहित्य पर हुए कुछ आधुनिक शोध हैं और कुछ बहुत ही शानदार ऐतिहासिक लेख भी हैं। हाँ, वो भी। तो ये सारे स्रोत हमें बताते हैं कि जब धोखा व्यवस्था के स्तर पर होता है तो उसका परिणाम क्या होता है। तो इसी के साथ आज की इस गहरी पड़ताल में हम बात कर रहे हैं 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के। बिल्कुल। लेकिन एक बात साफ कर दूं, हम यहाँ सिर्फ गोलियों की गिनती या तारीखों को दोहराने नहीं बैठे हैं। इस चर्चा का मिशन ये समझना है कि कैसे एक क्रूर कानून और एक नरसंहार ने ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति जो सबसे ज्यादा वफादार लोग थे उन्हें रातों रात आजादी के सबसे कट्टर और अडिग सेनानियों में बदल दिया। हाँ, और हम उन कहानियों की गहराई में भी जाएंगे जिन्हें मुख्य धारा के इतिहास ने अक्सर हाशिए पर धकेल दिया है। जैसे कि उस रात बाग में मौजूद महिलाओं का मनोवैज्ञानिक आघात, या फिर लंदन की संसद में हुआ वो नस्लवादी ड्रामा, और वो 21 साल तक धधकती हुई प्रतिशोध की एक ऐसी आग जिसने समंदर पार जाकर अपना इंसाफ खुद छीना। क्या बात है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस पूरी टाइमलाइन को समझने के लिए हमें 1919 से थोड़ा सा पीछे जाना होगा। हाँ, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के दौर में, जो 1914 से 1918 तक चला था। बिल्कुल। उस समय ब्रिटिश सेना भारी दबाव में थी और लाखों भारतीयों ने उनकी वर्दी पहनकर यूरोप से लेकर अफ्रीका तक अपनी जान की बाजी लगाई थी। और इन स्रोतों में एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा दिया गया है। उस दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल होने वाले हर 5 में से 3 सैनिक केवल पंजाब से थे। वेट, हर 5 में से 3? हाँ, केवल पंजाब से। इसका मतलब तो ये हुआ कि युद्ध का सबसे बड़ा बोझ अकेले पंजाब के कंधों पर था। एकदम से। तो जाहिर सी बात है कि विश्व युद्ध खत्म होने के बाद इन सैनिकों और आम भारतीयों को लगा होगा कि अब उन्हें शासन में कुछ हिस्सेदारी मिलेगी या आज़ादी के और कुछ अधिकार मिलेंगे। लेकिन उन्हें इनाम में मिला क्या? रॉलेट एक्ट, जिसे आधिकारिक तौर पर अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम कहा गया। हाँ, सिडनी रॉलेट की समिति ने यह कानून बनाया था। और उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लागू आपातकालीन कानूनों को शांतिकाल में भी स्थायी कर दिया। मतलब कमाल है। इसका जो नारा था वो बहुत खौफनाक था। ना दलील, ना वकील, ना अपील। ये तो सीधा सीधा तानाशाही थी। इसके तहत बिना किसी ट्रायल के किसी को भी शक के आधार पर 2 साल तक जेल में सड़ाया जा सकता था। और सिर्फ राजनीतिक धोखा ही नहीं था, बल्कि उस समय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी थी। बिल्कुल। हमारे शोध बताते हैं कि 1917 से 1919 के बीच युद्ध के खर्चे निकालने के लिए जो टैक्स लगाए गए थे ना, हाँ, उनकी वजह से भारत में खाद्यान्न की कीमतों में 100% का भारी उछाल आया था। मतलब 100%। बाप रे। इसका मतलब तो गेहूं, कपड़ा, केरोसिन सब कुछ आम आदमी की पहुंच से पूरी तरह बाहर हो गया था। हाँ, और इसके मुकाबले मजदूरों और कारीगरों का वेतन बमुश्किल 20 से 25% ही बढ़ा था। तो आर्थिक तनाव अपने चरम पे था। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। अगर पूरे भारत में इस महंगाई और रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था, तो अंग्रेजों ने पंजाब पर ही अपना शिकंजा सबसे ज्यादा क्यों कसा? तो इसका बहुत ही दिलचस्प जवाब ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज पंजाब स्कूल आइडियोलॉजी में मिलता है। पंजाब स्कूल आइडियोलॉजी, ये क्या है? असल में ये कोई स्कूल नहीं था, बल्कि ब्रिटिश हुक्मरानों की एक मानसिकता थी। वे पंजाब को अपना सबसे बड़ा मिलिट्री बेस मानते थे। उनकी नजर में पंजाबी मार्शल रेस, या यूं कहें कि लड़ाकू कौम थे। अच्छा। था, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए एक सख्त पितृसत्तात्मक और कड़क रवैये की जरूरत थी।
ब्रिटिश प्रशासन खुद को एक ऐसे पिता के रूप में देखता था जिसे अपने अनुशासनहीन बच्चों को डंडे के जोर पर सीधा रखना है। मतलब उन्हें डर था कि अगर पंजाब में जरा सी भी बगावत हुई तो उनकी पूरी सेना में विद्रोह फैल जाएगा। बिल्कुल यही डर था। लेकिन उनका ये डरने और डराने का जो फॉर्मूला था वो बुरी तरह फ्लॉप हो गया, क्योंकि जिस दमनकारी कानून से वे भारतीयों को चुप कराना चाहते थे, उसी कानून ने लोगों को उस तरह से एकजुट कर दिया जिसकी अंग्रेजों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सही कहा। और इसकी शुरुआत हुई 6 अप्रैल 1919 को, जब महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह के तहत पूरे देश में हड़ताल बुला ली। और फिर 9 अप्रैल को जो अमृतसर में हुआ वो शायद ब्रिटिश हुकूमत का सबसे बड़ा दुस्वप्न था। वो रामनवमी का दिन था। हाँ, रामनवमी का दिन। सड़कों पर हिंदू और मुसलमानों के बीच जो अभूतपूर्व भाईचारा दिखा, उसने अंग्रेजों को अंदर तक डरा दिया था। उस जुलूस के दस्तावेज बताते हैं कि उस दिन मुसलमान तुर्की सैनिकों के कपड़े पहनकर आए थे और वे हिंदुओं के साथ एक ही बर्तन से पानी पी रहे थे। क्या बात है! मतलब दशकों की फूट डालो और राज करो की नीति उस दिन सड़कों पर दम तोड़ रही थी। बिल्कुल, और इसी एकता से सत्ता घबरा गई। प्रशासन को लगा कि अगर ये भीड़ राजनीतिक रूप ले लेगी तो साम्राज्य का टिकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और सत्ता जब घबराती है तो वो सबसे पहले क्या करती है? वो आंदोलन का सर काटने की कोशिश करती है। 10 अप्रैल को उन्होंने अमृतसर के 2 बहुत ही लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। हाँ, उन्हें चुपचाप गिरफ्तार करके शहर से बाहर भेज दिया गया। और दूसरी तरफ महात्मा गांधी को पंजाब में घुसने से पहले ही पलवल में रोक लिया गया। और जब इन नेताओं की गुमशुदगी की खबर फैली तो अमृतसर के लोग जवाब मांगने के लिए डिप्टी कमिश्नर के घर की तरफ बढ़ने लगे, जो कि शुरुआत में एक शांतिपूर्ण भीड़ थी। बिल्कुल शांतिपूर्ण थी, लेकिन जब प्रशासन ने उन्हें रोकने के लिए गोलियां चला दी और कुछ निहत्थे लोग मारे गए तो हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। भीड़ हिंसक हो गई। इस झड़प में 5 ब्रिटिश अधिकारी मारे गए और मार्सेला शवुड नाम की एक अंग्रेज मिशनरी महिला पर भी हमला हुआ। हालांकि यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उस उग्र भीड़ के बीच कुछ स्थानीय भारतीयों ने ही अपनी जान जोखिम में डालकर मिस शरवुड को बचाया था। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। अब यहाँ थोड़ा ठहरते हैं। 10 अप्रैल की इस हिंसा को लेकर इतिहास की किताबों में अक्सर कहा जाता है कि ये एक बेकाबू और अंधी भीड़ का गुस्सा था। लेकिन क्या सच में ऐसा था? क्या इसके पीछे कोई गहरी मनोवैज्ञानिक सोच नहीं थी? तो देखिए, हमारे स्रोतों में के.एल. टुटेजा के शोध का एक बहुत ही दिलचस्प मार्क्सवादी दृष्टिकोण शामिल है। वे इसे सिर्फ एक दंगा नहीं मानते। माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। मार्क्सवादी दृष्टिकोण, हम 1919 के उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष की बात कर रहे हैं। अमृतसर की सड़कों पर मार्क्सवाद का क्या काम? आपका ये सवाल बहुत ही वाजिब है। यहाँ मार्क्सवाद का मतलब किसी कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं है, बल्कि वर्ग संघर्ष और सत्ता के मनोविज्ञान से है। मतलब हम यहाँ सिर्फ उनके विश्लेषण को रिपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो उनका तर्क क्या है? टुटेजा का तर्क यह है कि वो भीड़ अचानक हिंसक नहीं हुई थी। वो जनता का एक सामूहिक मानसिकता या कहें कि कलेक्टिव फ्रेम ऑफ माइंड था। सालों का आर्थिक शोषण, पुलिस का जुल्म और फिर नेताओं की गिरफ्तारी, इन सब ने मिलकर एक विस्फोट का काम किया। बिल्कुल, इन सब ने मिलकर लोगों के मन से साम्राज्य का वो सदियों पुराना डर ही खत्म कर दिया था। दस्तावेज बताते हैं कि जब पुलिस ने गोलियां चलाईं और भीड़ ने पलटवार किया तो वो सड़कों पर चिल्ला रहे थे, अब साडा राज हो गया है। मतलब अब हमारा राज है। हाँ, भले ही वो निडरता कुछ घंटों के लिए थी, लेकिन सत्ता की उलटफेर का वो एहसास ही ब्रिटिश सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा था। यानी बात सिर्फ कानून तोड़ने की नहीं थी, बात ये थी कि अंग्रेज अब भारतीयों के दिमाग से अपना खौफ खो चुके थे। सही कहा। और इसी खौफ को वापस कायम करने के लिए उन्होंने ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को अमृतसर भेजा। और डायर ने आते ही पूरे शहर में मार्शल लॉ लगा दिया, जिसमें 4 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए, इस कानून की मुनादी केवल शहर के कुछ ही हिस्सों में की गई। ग्रामीण इलाकों में जहां से लोग आने वाले थे, किसी को इस मार्शल लॉ की भनक तक नहीं थी। और यहाँ मामला वाकई बहुत दिलचस्प, या यूं कहूं कि बहुत ही दर्दनाक हो जाता है।
13 अप्रैल 1919 का वो मनहूस दिन। बैसाखी का त्योहार था। हाँ, आसपास के गांवों से हजारों लोग स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने आए थे। थके हारे लोग, जिनमें बड़ी संख्या में किसान, महिलाएं और छोटे बच्चे शामिल थे। वे सब आराम करने और कुछ स्थानीय नेताओं का भाषण सुनने के लिए पास ही जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए थे। और ये बाग कोई खुला मैदान नहीं था। ये चारों तरफ से मकानों की ऊंची दीवारों से घिरा हुआ एक सूखा इलाका था, जिसका केवल एक ही संकरा निकास रास्ता था। बिल्कुल। और जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ उस संकरे रास्ते से अंदर घुसा। उसने उस शांतिपूर्ण भीड़ को तितर-बितर होने की कोई चेतावनी नहीं दी। कोई चेतावनी नहीं। सीधा फायर का ऑर्डर दे दिया। लगातार 10 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। बाप रे। 1650 राउंड गोलियां चलीं। और फायरिंग तब रुकी जब सैनिकों का गोला बारूद लगभग खत्म हो गया। 1000 से अधिक मौतें हुईं। इतिहास की किताबों में अक्सर हम केवल गोलियों और मरने वालों की संख्या का जिक्र पढ़ते हैं, लेकिन वो आंकड़े उस रात के असली खौफ को बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। और इस खौफ को, इस आघात को अगर किसी ने सचमुच सहेजा है तो वो उस दौर का साहित्य है। खास तौर पर महिलाओं की वो अनसुनी पीड़ा, जिसे अक्सर ऑफिशियल रिकॉर्ड से मिटा दिया जाता है। नानक सिंह, जो खुद उस दिन बाग में मौजूद थे और बच गए थे, उन्होंने खूनी बैसाखी नाम की किताब लिखी। हाँ, और आपको पता है ब्रिटिश सरकार ने इसे पब्लिश होते ही बैन कर दिया था। इसके अलावा भीष्म सानी का नाटक रंग दे बसंती चोला और अर्जन सिंह गरगास की कहानियां हमें उस रात के असली दर्द से रूबरू कराती हैं। मैंने उन स्रोतों में महिलाओं की कुछ कहानियां पढ़ी हैं और वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। जैसे रतन देवी नाम की एक महिला का वृत्तांत है। जरा सोचने वाली बात है। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा है। डायर का आदेश था कि रात 8 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन रतन देवी जैसी कई महिलाएं रात के अंधेरे में निडर होकर हाथ में लाठी लिए उस बाग में पहुंची, जहां हर तरफ खून से लथपथ लाशें थीं। हाँ, और रतन देवी ने पूरी रात अपने पति के शव के पास बैठकर पहरा दिया ताकि आवारा कुत्ते या सियार उन शवों को नोच न खाएं। एक इंसान के लिए, एक पत्नी के लिए वो रात कितनी भयानक रही होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सच में रूह कंपा देने वाला मंजर था वो। और स्रोतों में एक और कहानी अतर कौर की, जो उस वक्त गर्भवती थी। उनके पति भी इस नरसंहार में मारे गए थे। सालों बाद जब ब्रिटिश सरकार ने इस घटना को रफा दफा करने के लिए उन्हें 20,000 रुपए का भारी मुआवजा देने का पेशकश किया, तो उन्होंने क्या किया? अतर कौर ने उस पैसे को ठोकर मार दी। उन्होंने साफ कह दिया कि वे अपने पति के खून का सौदा नहीं करेंगी। ये उस दौर की औरतों की अदम्य हिम्मत का एक बहुत ही बड़ा प्रमाण है। हाँ। लेकिन यहाँ स्रोतों में एक अजीब सा विरोधाभास भी देखने को मिलता है। हम अक्सर मान लेते हैं कि पूरे ब्रिटिश समाज ने इस क्रूरता का जश्न मनाया होगा। हाँ। आमतौर पर यही धारणा है। लेकिन दस्तावेज बताते हैं कि मिस शेरवुड, वही मिशनरी महिला जिन पर 10 अप्रैल को हमला हुआ था, और खुद जनरल डायर की पत्नी एनी डायर भी इस कृत्य से खुश नहीं थी। ये एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य है, क्योंकि अमृतसर की सड़कों पर जो खून बहा था ना, उसकी गूंज 7 समंदर पार लंदन तक पहुंच गई थी। हाउस ऑफ कॉमन्स यानी ब्रिटिश संसद पूरी तरह से भीतर तक झकझोर दी गई थी। और फिर दिखावे के लिए ही सही, सरकार को एक जांच आयोग का गठन करना पड़ा, जिसे हंटर आयोग या डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी कहा गया। और इस आयोग में सर चिमनलाल सीतलवाड़ जैसे भारतीय सदस्य भी शामिल थे ना? बिल्कुल। इस आयोग ने डायर की निंदा तो की, लेकिन कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की। मतलब इतने बड़े नरसंहार के बाद भी कोई सजा नहीं, ये तो हद है। हाँ। और असली राजनीतिक घमासान शुरू हुआ 8 जुलाई 1920 को, जब ब्रिटिश संसद में इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई। स्रोतों में जिक्र है कि भारत के राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू, जो कि एक यहूदी थे, उन्होंने संसद में जनरल डायर की कड़ी निंदा की थी। एकदम सही। उन्होंने साफ कहा कि डायर ने नस्लवाद और आतंकवाद का सहारा लिया है, लेकिन इसके जवाब में मॉन्टेग्यू को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। अपने ही साथी सांसदों से। हाँ सर। एडवर्ड कार्सन जैसे कंजर्वेटिव सांसदों ने मॉन्टेग्यू पर नस्लभेदी टिप्पणियां की। कार्सन और उनके गुट का तर्क था कि डायर ने तो ब्रिटिश साम्राज्य को बचाया है और उस पर सवाल उठाना ही गलत है। लेकिन इस पूरी बहस में एक शख्स का जो रुख था वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, विंस्टन चर्चिल। हाँ, जो उस समय युद्ध मंत्री थे। हम सब जानते हैं कि चर्चिल एक कट्टर साम्राज्यवादी थे, लेकिन संसद में दिए गए उनके भाषण का जो विश्लेषण स्रोतों में है, वो सच में हैरान करता है। बिल्कुल करता है। चर्चिल ने डायर के कृत्य का कड़ा विरोध किया।
उन्होंने इसे बिना किसी मिसाल के एक राक्षसी घटना या मॉन्स्ट्रस इवेंट करार दिया। और उन्होंने इसे दहशतगर्दी का नाम भी दिया था, जिसकी ब्रिटिश कानून में कोई जगह नहीं है। अब यहाँ मुझे थोड़ा शक हो रहा है, मतलब विंस्टन चर्चिल वो अचानक से मानवाधिकारों के समर्थक कैसे बन गए? क्या वे सच में इस नरसंहार से दुखी थे या केवल ब्रिटिश साम्राज्य की सभ्य छवि को टूटने से बचाना चाहते थे? आपका ये सवाल बहुत ही सटीक है। विशेषज्ञ समझाते हैं कि, और हम यहाँ इन राजनीतिक विचारों को बस निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट कर रहे हैं, चर्चिल का ये भाषण किसी मानवतावाद से प्रेरित नहीं था। अच्छा। चर्चिल का मानना था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य केवल शारीरिक बल या बंदूकों के दम पर नहीं टिका रह सकता। साम्राज्य को चलाने के लिए ये बहुत जरूरी था कि भारतीयों के मन में उनके सहयोग का एक भ्रम बना रहे कि ब्रिटिश न्याय प्रणाली निष्पक्ष है। ऐसा मतलब ये है कि ब्रिटिश संसद में जो भी बहस हुई वो केवल एक ड्रामा था और भारत के लोगों ने ये बात बहुत अच्छे से समझ ली थी कि उन्हें न्याय खुद ही छीनना होगा। 100%। और इसी घटना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान अब ब्रिटिश क्रूरता का प्रतीक बन गए हैं। और न्याय प्रणाली के इसी खोखलेपन को साबित करने वाली एक और बहुत बड़ी घटना हुई। सर चेत्तूर शंकरन नायर, जो वायसरॉय की परिषद के सदस्य थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हाँ, और उन्होंने अपनी एक किताब में तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को इस पूरे नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसकी जवाब में ओडायर ने लंदन की अदालत में नायर पर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। वे ओडायर के पक्ष में फैसला दिया। बाप रे। और नायर को भारी जुर्माना भरने को कहा, लेकिन नायर ने भी माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस न्याय के ढोंग ने पूरे भारत में साबित कर दिया कि व्यवस्था से उन्हें कभी न्याय नहीं मिलेगा। और इसी असंतोष ने 1920-22 के असहयोग आंदोलन की ठोस नींव रखी। लेकिन जब व्यवस्था इंसाफ नहीं देती तो अक्सर एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, और ये लड़ाई लड़ी ऊधम सिंह ने, जो नरसंहार के वक्त एक अनाथालय में पले बड़े थे। बिल्कुल। ऊधम सिंह ने 21 साल तक इंतजार किया। 21 साल? हाँ, और आखिरकार 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में, जहां माइकल ओडायर एक सभा में मौजूद था, ऊधम सिंह एक किताब के पन्नों में रिवॉल्वर छिपाकर अंदर गए और उन्होंने माइकल ओडायर की हत्या कर दी। और जो बात इस पूरी घटना को एक अलग स्तर पर ले जाती है वो ये है कि अदालत में सर्वधर्म समभाव का प्रतीक बनते हुए उन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद रखा था। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी गहरी पड़ताल का सारांश निकालें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड केवल एक दिन की क्रूरता नहीं थी। हाँ। यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद के आर्थिक शोषण, रॉलेट एक्ट के धोखे, जनता की उभरती निडरता और ब्रिटिश सत्ता की बौखलाहट का चरम बिंदु था। बिल्कुल। इसने भारत की चेतना को हमेशा के लिए झकझोर दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक बेहद चौंकाने वाले तथ्य की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूँ जो इन स्रोतों में छिपा है। बताइए। हमने हंटर समिति की जांच के बारे में बात की, लेकिन जब ये समिति इस नरसंहार की जांच शुरू करने वाली थी ना, उससे ठीक पहले ब्रिटिश सरकार ने एक क्षतिपूर्ति अधिनियम या इंडेमनिटी एक्ट पारित कर दिया था। अच्छा। हाँ, इस कानून का इकलौता मकसद अपने अधिकारियों को भविष्य की किसी भी कानूनी सजा से पहले ही बचा लेना था। बाप रे, मतलब जांच शुरू होने से पहले ही अधिकारियों का एडवांस माफीनामा। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है, जब कोई सत्ता तंत्र या न्याय प्रणाली जांच शुरू होने से पहले ही अपने अधिकारियों को अग्रिम माफी दे देती है, तो क्या उसे किसी भी पैमाने पर न्याय प्रणाली कहा जा सकता है? और क्या ऐसी व्यवस्था कभी भी लोगों का विश्वास जीतने या उन पर शासन करने के लायक रह जाती है? इसी गहरे सवाल के साथ हमारी आज की ये पड़ताल